हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदल है और आप सभी को हमारे टॉप 20 कोचिंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 24 में फ्रिक्शन क्या होते हैं, फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं, फिर हमारे कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। दो रुचपिंड सतहों के मध्य लगने वाला वह बल जो उनके गति का विरोध करता है वह कहलाता है हमारा फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। अब हम बात करें इस फिगर की, तो यहाँ पे देखिए, मान लिया है कि ये हमारा कोई रुचपिंड है। अब रुचपिंड यानी कि ये हमारा जो इस तरह से ढलान वाला जो पोर्शन है, इसे हम कहते हैं वेले, जिसे हिंदी में कहते हैं गर्त। और जो हमारा ये उभरा वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं क्रेस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शिखर। अब हम क्या किए हैं कि ये दो रुचपिंड ले लिए हैं परिभाषा की तरह। अब मान लिया कि ये हमारा रुचपिंड ए है, ये हमारा रुचपिंड बी है। अब हमारा जब रुचपिंड जो बी है, इसका जो उभरा पार्ट है, इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, क्रेस्ट, यानी कि शिखर। और जो हमारा रुचपिंड ए है, जो इसका ढलान वाला पार्ट है, जिसको हम कहते हैं वेला, जिसे हिंदी में गर्त। तो जब ये दोनों एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, तो जब हम ये जो हमारा रुचपिंड ए है, जब रुचपिंड बी के परितः जब हम क्या करते हैं, इसको हम मोशन करने का प्रयास करते हैं या फिसलाने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है कि इनके जो हमारे वेले और जो क्रेस्ट है, एक दूसरे से टच में आ करके इसे फिसलने से रोकने का प्रयास करते हैं। यानी कहने मतलब इनके बीच कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता है, जो हमारे पिंड जो है आसानी से एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो हमारे बल इसमें एक्ट करते हैं, वही हमारे कहलाते हैं फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स। अब हम बात करें टाइप ऑफ फ्रिक्शन। अब ये क्या होता है कि जो फ्रिक्शन के टाइप होते हैं वो जनरली 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, तीसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो इसमें क्या होता है, संपर्क में रखे दो पिंडों के सतहों के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न होने से पहले जो बल एक्ट करता है वह कहलाता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। कहने का मतलब, अगर हमारा कोई ये सतह है और इस पे कोई ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेबल फॉर्म में, यानी कि स्थिर अवस्था में है, तो इस पे जो हमारा फोर्स, कोई बाहर फोर्स अगर मान लीजिए पी लग रहा है, तो इस पे जो हमारा इसके जो सतह के संपर्क में जो हमारा इस ऑब्जेक्ट को इस समय रोका हुआ है, जो फोर्स इस पे लग रहा है, वही कहलाता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो मान लीजिए कि अगर कोई बाहर बल पी लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई पिंड गतिशील अवस्था में है, तो जो जिस डायरेक्शन में गति करती है, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में उसका फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक, तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि ये एफएस फोर्स लग रहा है, यानी कि अगर ये मोशन करने की तरफ आगे बढ़ेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो जो ये हमें मान लिया कि एफएस लगा है, तो एफएस इज इक्वल हम क्या मान लेंगे, पी, यानी कि जितना हम बल लगाते हैं उसी के बराबर हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यानी कि अगर बाहर बल इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो उसी के बराबर हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे यस यानी कि एफएस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि ये पिंड इस समय स्थिर अवस्था में है और इस समय जो इस पे बल एक्ट कर रहा है वो हमारा कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो संपर्क में रखे दो पिंडों की सतहों के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न करने के बाद उसमें जो उसके गति का विरोध करता है, वही बल हमारा कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। कहने का मतलब, अगर दो पिंड गतिशील अवस्था में हो, तो उस समय उनकी गति का विरोध जब कोई बल कार्य करता है, चाहे रोकता है, तो उसी बल को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम मान लें कि अगर यही कोई पिंड है और इस पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे है, और ये इस समय क्या हो रहा है कि अगर कोई बाह्य बल हम इस पे पी लगा करके इसे क्या कर रहे हैं, मोशन करा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक, तो जब ये मोशन फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, के। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एफ के इक्वल पी, यानी कि जितना बल हम इस पे मोशन कराने के लिए लगा रहे, उतना ही बल के बराबर हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे एफ के का मतलब यही हमारा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि हमारा हो जाएगा गतिज घर्षण बल। अब हम बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि सीमांत घर्षण। यह क्या होता है कि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि अगर कोई पिंड, मान लीजिए कि ये हमारा पिंड जो है स्थिर है, इस समय पिंड हमारा क्या हो रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, तो अगर पिंड यही वह समय आ जाए जिसपे ये अब चलने वाला ही हो, तो यानी कि जो हमारा स्थैतिक
जो हमारा घर्षण जो हमारा होता है, स्थैतिक हमारा फ्रिक्शन जो होता है, उस पॉइंट पे आ जाए कि अब वो चल दे, यानी कि अब वो चलने वाला हो, तो उसी अधिकतम मान को हम कहते हैं, जो हमारा स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के नियम या घर्षण नियम। इसमें कहता है, इसमें 5 नियम इसके होते हैं। पहला हमारा है घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया R क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिए। इस फिगर के हिसाब से मान लीजिए ये कोई हमारा सरफेस है, सरफेस पे हमारा कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट की अपनी कोई मॉस होगी, वेट होगी, तो जो हमारा इस पॉइंट से मान लीजिए कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमारा क्या है, वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये हमारा क्या हुआ, उसका वेट हुआ। तो वेट की वजह से क्या होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन फोर्स लगता है, यानी कि डायरेक्ट इसके सीधे ऊपर इसी के अभिलंब होता है, ठीक। ये जो हमारा सरफेस है इसी का अभिलंब हमारा फोर्स एक्ट करता है, ये हमारा आर होता है, इसी को हम कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। ये किसके वजह से आया, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके वेट की वजह से हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया आर आया। यही कह रहा है कि जो हमारा घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया आर होता है वो आर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर हमारा कोई घर्षण बल है, घर्षण बल को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, आर के। तो यहाँ पे लिख देंगे कि घर्षण बल अनुक्रमानुपाती आर, ठीक। यही हमारा पहला नियम करता है। अब कह रहा है दूसरा कि घर्षण की दिशा पिंड के सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर पिंड अगर मान लीजिए इस पर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, यानी कि ये ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा कि जब इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो यही कह रहा है कि जो हमारा घर्षण बल की दिशा होती है वो पिंड की दिशा, पिंड की गति की दिशा के विपरीत। अगर ये पिंड ऐसे मोशन कर रहा है आगे की तरफ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब हम बात करें तीसरे की, तो कहता है घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है, यानी कि ये हमारा जो सतह है, यानी कि ये हमारा जो मान लीजिए कि ये हमारा कौन सा, ये क्षेत्रफल का, यानी कि सतह का ये पूरा उसका एरिया हो गया, ठीक। यानी कि इसका जितना एरिया होगा, जो हमारा सरफेस है उसका जितना ही बड़ा एरिया होगा उतना ही हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। यानी कि यही ऑब्जेक्ट मान लीजिए मोशन करते करते यहां तक जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लग रहा है, वहां तक लग रहा है जहां तक उसका सरफेस है, ठीक। अब हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो कहता है घर्षण बल का सतह की रुचिता पर निर्भर भी करता है। यानी कि अगर हमारा सरफेस क्या है, इस तरह से, यानी कि रुष्ट और वेलर टाइप है, यानी क्रेस्ट और रुष्ट टाइप है, ठीक। तो यानी कि अगर यही हमारा क्या है, सरफेस है, तो अगर इस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या कर रहा है, ये जो हमारे रुच पिंड है, यानी कि जो इसके क्रेस्ट हैं, जो इसके हमारे वेले हैं, इस पिंड को क्या कर रहे हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो घर्षण बल होता है इसके रुचता पे भी निर्भर करता है, जितना ही पिंड हमारा रुच रहेगा उतना ही घर्षण बल हमारा एक्ट करता है या लगता है। अब हम बात करें पांचवें की, तो कहता है घर्षण बल का मान पदार्थ में भी निर्भर करता है। पदार्थ का मतलब पदार्थ हमारा 3 रूप में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है, हमारा फिर द्रव में भी पाया जाता है, ठीक। तो यानी कि अगर हमारा ठोस पदार्थ है तो उस पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स हमारा और कुछ और लगेगा। अगर हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड में कुछ और लगेगा। अगर हम बात करें गैस की तो गैस वाले में कुछ और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यानी कि कहने का मतलब उसके पदार्थ पर भी निर्भर करता है, यानी कोई पदार्थ उस पर भी हमारा घर्षण बल निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण गुणांक। अब हम पहले नियम हमारा जो कहता था, क्या कह रहा है कि घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होती है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। तो इसमें जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है वो क्या होता है, चेंज होकर म्यू में आ जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि F इक्वल म्यू इंटू आर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू को रोक लेंगे, तो जो आर है F के नीचे चला आएगा, क्योंकि वहां पे गुणे में तय जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक। यानी कि F अपान आर। तो जो हमारा ये म्यू है इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण गुणांक। और घर्षण गुणांक जो होता है वो घर्षण बल तथा जो अभिलंब प्रतिक्रिया होता है के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं घर्षण बल तथा अभिलंब प्रक्रिया के अनुपात को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण गुणांक। हम बात करेंगे
एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कोण क्या होता है? सीमांत घर्षण बल F परिणामी अभिलंब परिणामी जो हमारा सॉरी बंद क्या है बंद कर देते हैं। चलो क्या हुआ? अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कोण क्या होता है? सीमांत घर्षण बल F अभिलंब प्रक्रिया R का परिणामी यश जब अभिलंब प्रक्रिया R से जो कोण बनाता है वही हमारा क्या कहलाता है? घर्षण कोण। यानी कि जो हमारा सीमांत घर्षण बल F है और जो हमारा अभिलंब प्रक्रिया R है उसका जो परिणामी यश है अभिलंब प्रक्रिया R से जितना हमारा एंगल बनाता है वही कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कोण। अब हम घर्षण कोण को कैसे निकालेंगे इसका हम एक फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहे हैं डैश डैश करके और फिर इसे हम यहाँ पे ऐसे मिला दे रहे हैं। ठीक, अब हम बात करें यहाँ पे थीटा लैम्डा के लिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे नाम दे दीजिए कि मान लीजिए हमारा क्या है, ए है, ए हमारा क्या है, बी है, ये हमारा ओ है, नाम दे दीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan लैम्डा इक्वल, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। यहाँ पे जो हमारा थीटा का सामने वाला जो हमारा लाइन होता है वो क्या कहलाता है? लंब। यही तो है यानी कि ए बी। यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपान और जिसके साथ हमारा एंगल बना रहता है वही उसका बेस कहलाता है। तो यहाँ पे बेस क्या है? ओ बी। तो यहाँ पे हम क्या ओ बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan लैम्डा इक्वल ए बी। ये देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे इसके पैरेलल है यानी कि बराबर है, समांतर है। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स लग रहा है जो सीमांत घर्षण बल कितना है? F लग रहा है। तो क्या हम यहाँ पे भी F लिख सकते हैं? F बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी हमारा कितना है? F। तो यहाँ पे लिख देंगे F अपान यहाँ पे OB। अब OB की बात करें तो इसी पर हमारा क्या है? रिएक्शन फोर्स लग रहा है हमारी की अभिलंब प्रक्रिया जो हमारा लग रहा है R। यहाँ पे R लिख देंगे। अब हम बात करें F की तो F का मान हमने आपको निकाल दिया था जो घर्षण के नियम में बताया था, F प्रोपोर्शनल R। अब यहाँ पे F का मान अगर हम निकाले तो जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है किसमें आ जाता है? म्यू में आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? F का मान आ गया, सीमांत घर्षण बल का मान आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? F के स्थान पे म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर। अब यहाँ पे R से R कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? म्यू बचेगा। तो यानी कि tan लैम्डा इक्वल म्यू। अब यहाँ पे अगर लैम्डा को हम क्या करें? रोक लें तो ये क्या हो जाएगा? उधर जाके इनवर्स में हो जाएगा यानी कि tan इनवर्स यहाँ पे म्यू। अब यहाँ पे जो हमारा लैम्डा आया है इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज आर क्रिटिकल एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्राम कोण या क्रांतिक कोण। अब हमारा जो विश्राम कोण होता है क्या होता है? हम घर्षण कोण को ही हम विश्राम कोण कहते हैं यानी कि घर्षण कोण को ही विश्राम कोण कहते हैं। अब हम बात करें इस फिगर में तो इसका परिभाषा ये कहता है यदि कोई पिंड जब रुक्षनत समतल पर रखा हो तो उसके वेट के या उसके समतल प्रक्रिया के कारण जो उसका जब उस पर फिसलने वाला हो तो उस समय समतल का जो झुकाव कोण होता है उस जो हमारा घर्षण कोण होता है उसके बराबर होता है। पॉज करो, डिलीट करो। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज आर क्रिटिकल एंगल यानी कि हिंदी में से कहेंगे विश्राम कोण या क्रांतिक कोण। ये क्या होता है कि घर्षण कोण को ही हम विश्राम कोण कहते हैं। इसका परिभाषा यह है कि जब कोई पिंड रुक्षनत समतल पर रखा हो तो उस पिंड की वेट तथा उस समतल पर रखे प्रक्रिया के कारण अगर फिसलने वाला हो तो जो हमारा समतल का झुकाव कोण होता है उसके घर्षण कोण, ये जो हमारा घर्षण कोण है उसके बराबर होता है। अब हम इसका डेरिवेशन की तरफ समझते कैसे बराबर होता है। देखिए ये जो हमारा वेट है, ठीक, ये हमारा जो अभिलंब प्रक्रिया आर है, अगर इस लाइन को थोड़ा इंक्लाइन कर दें तो वो कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है? ये जो हमारा वेट उसका अल्फा एंगल पे एक्ट कर रहा है। और ये किसके साथ बना रहा है?
इस लाइन के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है। तो बल्ब यूजन के जब इसमें रूल लगाएंगे तो क्या इस लाइन के लिए यहाँ पे लिख सकते क्या, डब्ल्यू कास अल्फा। अब मान लीजिए कि जिसके साथ नहीं बना रहा है, यानी कि इसके साथ बनाया अल्फा एंगल, तो ये अगर थोड़ा सा लाइन यहाँ पे इंक्लाइन कर दे तो देखिए ये अल्फा एंगल क्या इसके साथ बना रहा है, नहीं बना रहा है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके जगह पे इस लाइन के लिए कि डब्ल्यू साइन अल्फा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे फोर्स लग रहे हैं वर्टिकल वाले, यहाँ पे देखिए हमारा आर ऊपर की तरफ लग रहा है और आर के अपोजिट हमारा डब्ल्यू कास अल्फा लग रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर इक्वल कितना, डब्ल्यू कास अल्फा। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे ये वाला डब्ल्यू साइन अल्फा, ये जब नीचे की तरफ जब पिंड हमारा किसी एंगल पे क्या इंक्लाइन है रखा है समतल पे, तो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ये क्या कर रहा है, फिसलने का प्रयास कर रहा है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या लगेंगे, फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, यानी कि एफ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एफ इक्वल डब्ल्यू साइन अल्फा। यहाँ पे एफ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू आर, यहाँ पे डब्ल्यू साइन अल्फा। यहाँ पे जो आर का मान आया है डब्ल्यू कास अल्फा, यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। यहाँ पे रखेंगे तो डब्ल्यू कास अल्फा बराबर डब्ल्यू साइन अल्फा। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे म्यू को रोक लें, यहाँ पे इसको म्यू को रोक लें तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। जब कास अल्फा इस साइन अल्फा के नीचे जाएगा तो सीधे सीधे लिख सकते हैं टेन अल्फा। अब यहाँ पे देखिए म्यू का मान कितना आया है, टेन अल्फा। हमारा घर्षण कोण आया था वो कितना आया था, लैम्डा बराबर टेन इनवर्स यहाँ पे म्यू आया था जब हम घर्षण कोण को निकाले थे। अगर अब यहाँ पे म्यू को जब हमने वहां पे रोका था तो ये क्या हुआ, टेन इनवर्स इधर जब गया तो टेन लैम्डा आया था। ठीक, देखिए यहाँ पे जो म्यू का मान आया है टेन अल्फा और यहाँ पे देखिए म्यू का मान आया है टेन लैम्डा, तो क्या एक दूसरे के बराबर दिखा सकते हैं, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेन अल्फा बराबर टेन लैम्डा। यहाँ पे टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा। यानी कि परिभाषा में यही कहा था कि जो हमारा विश्राम कोण होता है वो घर्षण कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अल्फा है ये घर्षण कोण के बराबर है कि नहीं, यानी कि जो नत समतल से झुकाव कोण है। तो यही हमारा इक्वेशन बताता है कि जो विश्राम कोण होता है घर्षण कोण के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे जो है कोण ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण संघ। इसका परिभाषा ये कहता है कि जब घर्षण बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल तथा उनका परिणामी एक साथ एक शंकु पर दर्शाया जाए तो वह घर्षण संघ कहलाता है। और देखिए ये हमारा क्या है, एक कोण है। ठीक, अब कोण के जो हमारी ये हमारे सरफेस है, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा जो ये बीच का जो सेंटर लाइन है जो कोण का, वो क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया आर है। ठीक, और जो हमारे कोण का इस साइड का जो हमारा लाइन है इसका हमारा मान ले रहे हैं कि यस है। यस क्या है, परिणामी है। ठीक, अगर हम ये हमारा क्या है, ये हमारा फोर्स है और ये उसका सीमांत घर्षण बल है जो फोर्स के लगाने के बाद उत्पन्न होता है, यानी कि जितना ही फोर्स लगाएंगे उतना ही घर्षण बल उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे अगर हमारा जो घर्षण बल है सीमांत घर्षण बल से, यानी कि जो हम बल लगा रहे हैं अगर सीमांत घर्षण बल से कम लगे तो उसमें जो हमारा परिणामी होता है, जो शंकु का सरफेस होता है उसके अंदर चला जाता है। यानी कि ये जो हमारा यस जो हमारा परिणामी है इस सरफेस के अंदर चला जाता है जब ये हमारा बल का मान इससे सीमांत घर्षण बल से कम होता है। लेकिन जब हमारा बल सीमांत घर्षण बल के बराबर रहता है तो जो हमारा परिणामी रहता है, जो शंकु का सतह होता है, एकदम ठीक उसी के लाइन पे हमारा परिणामी कार्य करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो घर्षण बल होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल तथा उनका परिणामी एक साथ एक संघ पर अगर दर्शाए जाए तो वही हमारा कहलाते हैं घर्षण संघ। अब हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के कूलॉम नियम क्या होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। पहला हमारा कहता है कि रगड़ने वाली दो सतहों के बीच उपजा घर्षण प्रतिरोध उन सतहों पर भार के लगभग समानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर हमारा ये कोई सरफेस है, इस पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट का मॉस है यानी कि जो वेट है हमारा वेट, इस वेट की वजह से जब ये पिंड आगे की तरफ मोशन करता है, जब बढ़ता है
तो क्या होता है, इसकी गति का विरोध करता है, यानी कि गति का जो विरोध करता है वही कहलाता है हमारा घर्षण बल। यानी कि हमारा गति का जब कोई विरोध करता है यानी कि उसे हम कह सकते हैं घर्षण प्रतिरोध। यानी कि जो हमारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, उसके फोर्स जो हमारे घर्षण प्रतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ बढ़ने के लिए रोक रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या परिभाषा की तरह कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू W, यानी कि अगर किसी पिंड का वेट अगर है तो उस वेट की वजह से क्या होगा कि उतना ही हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स हमारा लगेगा, यानी कि हमारा घर्षण प्रतिरोध भी उतना ही लगेगा। यानी कि पिंड का जितना मास होगा उतना ही हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी लगेगा। अब हम बात करें दूसरे की, कहता है कि छोटे क्षेत्रफलों पर अधिक दाब की तुलना में बड़े क्षेत्रफलों पर कम दाब पर घर्षण प्रतिरोध का मान थोड़ा अधिक होता है। कहने का मतलब अगर हमारा मान लीजिए कि ये छोटा क्षेत्रफल है कोई, ठीक, अब इस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे हम क्या कर रहे हैं, अधिक प्रेशर के साथ हम क्या कर रहे हैं, अधिक दाब के तरफ दाब लगा करके, अधिक फोर्स लगा करके इसको हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो जितना ही इसका एरिया रहेगा यानी कि सरफेस का उतना ही हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन अगर हम यही ऑब्जेक्ट को अगर इतने बड़े सरफेस पे ला लें तो कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट पर अगर हम कम ही फोर्स लगा रहे हैं और ये हमारा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इस सरफेस की तुलना में इसका सरफेस क्या है, बड़ा है, यानी कि इसका एरिया छोटा और इसका एरिया बड़ा है। तो यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इतना एरिया कवर करेगा, तो जितना एरिया ये कवर कर रहा है उतना एरिया पे इसका फ्रिक्शनल फोर्स अधिक लगेगा। तो यही कह रहा है कि अगर हमारा सरफेस जो है, जो किसी तल का सरफेस अगर उस समय कम है और उस पर जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो आगे की तरफ अगर कोई पिंड जा रही है तो उस समय हमारा पिंड क्या होगा, कम क्षेत्रफल पे कम होगा। अब यहाँ पे अधिक की बात करें तो अधिक के हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन का अधिक, बड़े क्षेत्रफल पे क्या होगा, घर्षण बल अधिक होगा। अब हम बात करते हैं कूलाम्ब्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के कूलाम्ब नियम। इसमें 3 नियम होते हैं। पहला होता है रगड़ने वाली दो सतहों के बीच उपजा घर्षण प्रतिरोध उन सतहों के भार यानी उन सतहों पर भार के लगभग समानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर हमारा ये कोई सरफेस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये क्या हो रहा है, सरफेस के सतह पर यानी कि जो हमारा सरफेस है उसके सतह पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कि रगड़ रहा है यानी सरफेस पे, तो इस पे जो हमारे रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहे हैं यानी कि जो हमारे घर्षण प्रतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं, ये इसका जो वेट होता है यानी कि W, यानी जो ऑब्जेक्ट उसके W उसके प्रोपोर्शनल में क्या होगा, हमारा घर्षण प्रतिरोध लगेगा। यानी फिर देख सकते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक, यानी कि हमारा जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है W के समानुपाती होता है, जैसा कि वो पहला कह रहा है। अब बात करें दूसरे की, दूसरा हमारा क्या कह रहा है, छोटे क्षेत्रफलों के अधिक दाब की तुलना में बड़े क्षेत्रफलों पर कम दाब पर घर्षण प्रतिरोध का मान अधिक होता है। अगर हम बात करें कि ये हमारा कोई सरफेस है, इस पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो है सरफेस का एरिया कम है। अगर इस पे हम अधिक प्रेशर लगा रहे हैं इसे आगे की बढ़ाने के लिए, तो इस समय जो इसको रोकने का प्रयास कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से, जो हमारा फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या होगा, जितना ही एरिया रहेगा उतना ही हमारा फ्रिक्शन रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा। लेकिन अगर इसी एरिया को अगर बढ़ा दिया जाए और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लिया जाए और यहाँ पे पी फोर्स लगाया जाए, जितना यहाँ पे लगाया जा रहा था, अगर ये 10 किलोमीटर का था, अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर का लगाए तो यहाँ पे एरिया बड़ा होने के कारण इसका रेजिस्टेंस फोर्स क्या होगा, इसके तुलना में अधिक होगा। जैसा कि इसमें कह रहा है कि यानी कि छोटे क्षेत्रफलों के अधिक दाब पर जो हमारा रेजिस्टेंस हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो बड़े वाले क्षेत्रफल के हमारे तुलना में क्या होता है कि कम होता है। यानी कि ये हमारा जो हमारा घर्षण प्रतिरोध होगा इसका मान इसके तुलना में ये वाला अधिक होगा, क्योंकि इसकी एरिया सरफेस की बड़ी है। तीसरा कह रहा है कि अल्प गति की दशाओं के छोड़कर जैसे जैसे गति बढ़ती जाती है घर्षण प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है। कहने का मतलब
जब हम किसी कार को चलाते हैं तो जब कार की स्पीड बढ़ती जाती है तो क्या होता है, घर्षण का मान भी कम होने लगता है। लेकिन जब कार का स्पीड स्लो होता है तो घर्षण का मान बढ़ने लगता है। तो हमारा तीसरा यही कह रहा है। अब हम बात करें अगर इसका रोलिंग फ्रिक्शन का, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि लुढ़कन घर्षण, यानी कि लुढ़कते हुए वस्तु का फ्रिक्शन। अब हम बात करें रोलिंग फ्रिक्शन की, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से है और इस सरफेस के परितः अगर लुढ़कते हुए चल रही है तो उस समय जो फोर्स इसको रोकने का प्रयास करता है उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अगर हम बात करें स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि हमारा जिसे हम सर्पी हमारा घर्षण कहते हैं हिंदी में। अगर हमारा कोई पिंड है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सरफेस के परितः कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे फिसल रहा है, यानी कि फिसल रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है, तो उस समय जो फोर्स उसको रोकने का प्रयास करता है वो हमारा कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे घर्षण के लाभ एवं हानि पे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करें पहले इसके लाभ की। यहाँ पे लाभ हमने लिखा है पहला, घर्षण की अनुपस्थिति में जमीन पर पैदल चलना असंभव होता है। ठीक, अगर घर्षण न लगे तो हम पैदल आसानी से जमीन पे नहीं चल सकते। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, कहता है कि घर्षण कम होने पर वाहन के ब्रेक आसानी से नहीं लग पाते। अगर घर्षण कम होगा तो क्या होगा कि वाहन के जो ब्रेक लगाते हैं आसानी से ब्रेक हमारा काम नहीं करेगा, यानी कि ब्रेक नहीं लग पाएगा, गाड़ी रुक नहीं पाएगी। अब हम बात करें तीसरे की, कागज या श्यामपट्ट पर लिखना असंभव हो जाता है। अगर घर्षण हमारा न लगे तो क्या होगा कि कागज और श्यामपट्ट पे हम लिख नहीं पाएंगे। अब हम बात करें चौथे की, तो घर्षण के अनुपस्थिति में नट और बोल्ट आपस में आसानी से क्या होते हैं, कसे नहीं पाते, यानी कस नहीं पाते। यानी कि जो नट बोल्ट हम क्या करते हैं, अगर कस रहे हैं तो अगर उसमें फ्रिक्शन न लगे तो क्या होगा, आसानी से वो हमारे नट बोल्ट एक दूसरे से कसे नहीं होंगे। अब हम बात करें पांचवा की, तो कहता है कि घर्षण की अनुपस्थिति में बेल्ट द्वारा गति संभव नहीं हो सकता। अगर हमारा घर्षण असंभव हो, यानी कि अनुपस्थित हो, जहां पे हमारा बेल्ट और पुली का काम चल रहा हो, वहां पे अगर घर्षण ना लगे तो हम पट्टे द्वारा क्या हो, गति का पारिशित नहीं कर पाते, यानी कि हमारा पट्टा वहीं पे फिसल जाएगा पुली पर ही। अब इसका हानि क्या है, चूंकि घर्षण सदैव गति का विरोध करता है अतः गति के अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यानी कि जो हमारा घर्षण होता है वो हमेशा किसका, स्पीड का विरोध करता है। अब स्पीड का जब विरोध करता है तो क्या करते हैं, घर्षण के मान को कम करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए अधिक हमको एनर्जी देनी पड़ती है। अब हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो कहता है कि घर्षण के कारण मशीन के कल पुर्जे में आपस में घिस कर क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर हमारा मशीन पुर्जे पर घर्षण एक्ट कर रहा हो, घर्षण वर्क कर रहा हो, तो मशीन पुर्जे घर्षण की वजह से एक दूसरे से टक्कर होकर के क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी कि मशीन की आयु क्या होती है, घर्षण की वजह से कम हो जाती है। अब हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो कहता है घर्षण के कारण उष्मा पैदा होती है जिसको कम करने के लिए हम स्नेह का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, जहां भी फ्रिक्शन उत्पन्न होता है वहीं पे हमारा हीट भी उत्पन्न होता है, उष्मा भी उत्पन्न होती है। तो उष्मा को कम करने के लिए हम स्नेह का प्रयोग करते हैं। और भी हमारे घर्षण के लाभ और हानि होती है। यहाँ पे मैंने आपको समझने के लिए 3-4 हमने लाभ और हानि को बताया। ठीक, अब इसके अंतर्गत और भी लाभ हानि आते हैं जिसे आप आसानी से और भी जान सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।